कि एक सॉफ्टवेयर में और एक प्रोग्राम में क्या फर्क आता है। सॉफ्टवेयर जो होता है उसके अंदर जो वो कोड है उसको बिल्ड करने से पहले कुछ फेजेस होते हैं। उन फेजेस की वजह से हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये एक सिंपल प्रोग्राम है और ये एक सॉफ्टवेयर है। इसी वजह से एक वर्ड प्रोग्रामर का लफ्ज आया, फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का लफ्ज आया। जब प्रोग्रामर था तो वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस लिखता था, छोटी सी, जो कि लिख दी जाती थी, और उस टोटल उसका जो स्कोप होता था वो उस पर्टिकुलर लाइंस तक महदूद होता था। इसका क्या मतलब ये है कि जब भी वो सॉफ्टवेयर लिखा जाता था, जो प्रोग्राम लिखा जाता था, उसका सिर्फ मकसद होता था जो करंटली चीज आ रही है इसको पूरा कर देना। और उसके बाद क्या होता था कि वो पीस ऑफ कोड और पीस ऑफ कोड जो है वो जमा होते जाते थे। हर चीज को लिखने के लिए कुछ नई लाइंस लिखी जाती थी कोड की, हर नए टास्क के लिए एक नई लाइंस करती थी। उसके अंदर ये रीयूजेबिलिटी का भी एलिमेंट नहीं था, प्लस उसके अंदर ये एलिमेंट भी शामिल नहीं था कि इसके अंदर अब चेंजेस आएंगी तो कैसे इनकॉर्पोरेट करनी है। दूसरी बात ये है कि उसके अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं होती थी कि इसको ट्रैक कैसे करें कि ये इतना काम हो गया है और इतना रह गया है। होता यह था कि आप एक प्रोग्रामर एक चीज स्टार्ट करता था, तो जब तक वो एंड नहीं कर लेता था तब तक जो है वो आप उसको जज नहीं कर सकते थे कि ये कहां पर पहुंच गया है। इसके लिए जो चीज सामने आई वो ये आई कि इस सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि हम इंजीनियरिंग की अप्रोचेस को अडॉप्ट कर लें। और हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट था इंजीनियरिंग अप्रोचेस का, वो सिविल इंजीनियरिंग थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थी। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का मॉडल ये था कि आपके जितनी फैक्ट्रीज चलती हैं उसके अंदर एक लाइन लगी होती है जिससे प्रोडक्ट बनता है। लाइक सपोज कि क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम आपके पास एक रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल जो है वो अगली स्टेज में गया। हम एक एग्जांपल पिकअप कर लेते हैं, एक आटे की बोरी की हम एग्जांपल पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि फ्लो मिल में पहले गंदम आती है, फिर गंदम जो है आगे क्रशिंग प्लांट पे जाती है, वहां पे उसका फ्लोर बनता है, फिर वो नेक्स्ट फेज में जाती है, वहां पे आटे की रिफाइनमेंट होती है, थर्ड फेज में जाती है जहां पर आटा तोल के वो बोरी में बंद करते हैं, चौथी स्टेज वहां पर आती है जहां पे वो जितना आटा की बोरियां बन चुकी है उनको स्टैक करते हैं, पांचवी स्टेज में वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो एक फैक्ट्री का वे था। इस फैक्ट्री के वे को अडॉप्ट करके पहली दफा ये स्टेब्लिश किया गया कि हम इसको किसी न किसी तरीके से गेज करें कि ये किस जगह के ऊपर पहुंचा है हमारा प्रोग्राम। इस यहाँ से जो वर्ड था उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। अब आप लोग इसमें एक बहुत ही लफ्ज है जिसके साथ आप सारे फेमिलियर होंगे फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर टू, जब आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, वो था वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल जो था वो एग्जैक्टली इंडस्ट्रियल मॉडल के ऊपर आया, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। वहां पर जो बना के पहले रिक्वायरमेंट्स आती हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स के बाद डिजाइन बनता है, डिजाइन बनने के बाद उसकी कोडिंग शुरू होती है, और फिर उसकी टेस्टिंग होती है, एंड में डिप्लॉयमेंट की जाती है। तो ये एक मॉडल जो था वो बेसिकली इंडस्ट्री से पिकअप हुआ और इसको हमने नाम दिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल का। ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम जो है ये अप्रोच जो थी, ये नजर ये आनी शुरू हुई कि अप्रोच बहुत लंबी है। और जैसे जैसे ज्यादा जरूरत शुरू हुई, देखो पहले जो सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स होते थे वो सालों पे होते थे, दे वर वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स में देख लो तो मून लैंडिंग का प्रोजेक्ट था, उसके बाद इसी तरह बहुत बड़े बैंकिंग के सॉफ्टवेयर आए। तो वो क्या था कि वो 4-5 साल सॉफ्टवेयर को लगते थे बनने के लिए। इसके बाद एविएशन इंडस्ट्री में आ गया तो एविएशन के सॉफ्टवेयर बनने शुरू हो गए। तो हुआ ये कि अल्टीमेटली ये चीज रियलाइज की गई कि ये अप्रोच जो है वो छोटे प्रोजेक्ट के लिए और फास्ट पेस बिजनेस के साथ ये मेथोडोलॉजी जो है वो प्रॉपरली सेटअप नहीं होगी। दूसरी बात क्या थी कि इसमें रिस्क जो था वो बहुत
ज़्यादा बढ़ जाता था, और रिस्क बढ़ने से क्या होता था कि अल्टीमेटली आपको जब एंड प्रोडक्ट मिलती थी जिसको यूज़र देख सकता था, आइदर वो उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं होती थी या उससे रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली गैदर नहीं हुई होती थी। तो अल्टीमेटली इन प्रोजेक्ट्स के अंदर डिलेज जो थे वो बहुत ज़्यादा आते थे, और इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फेल भी हुए क्योंकि वो ऑन द टाइम इनसे कंप्लीट नहीं हो पाए। सो दैट वाज द वाटरफॉल मॉडल, और उसके सक्सेस भी थी। लेकिन हम जिस मेथोडोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, वो मेथोडोलॉजी की बर्थ जो है वो वहां से स्टार्ट हुई जब वाटरफॉल के पार्शियल फेलियर्स सामने नजर आए। उसको टैकल करने के लिए अगले दो मॉडल्स बनाए गए जिसका नाम था इंक्रीमेंटल और एक बना इटरेटिव। खैर मैं भी उसकी उसमें नहीं जाता, इंक्रीमेंटल और इटरेटिव। फिर रियलाइज ये किया गया कि अभी भी कुछ ना कुछ इसके अंदर मसला है। तो एजाइल का मतलब क्या है? एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब है योर एबिलिटी टू फास्टली मूव योर पोजीशन। हम कहते हैं कि फ्ला बंदा जो है वो बहुत एजाइल है, उसमें बहुत एजिलिटी है। दैट व्हाट शोज ही इज वेरी एक्टिव, एंड व्हाट एक्टिव मींस दैट ही कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज वेरी क्विकली. So that was called agile. By the way, agile is not a methodology, rather it's a mindset, and it has its own frameworks and methodologies. अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कोई आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है और यू वांट टू डिस्कस बिफोर वी जंप इनटू आवर मेन टॉपिक, एंड आई वांट कि अगर आपने सुना है तो आपके जहन में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। सो आई वेलकम क्वेश्चंस राइट नाउ। जी अच्छा, चले मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। आप लोगों ने अपने FIB में क्या क्या किया? द गर्ल फ्रॉम द कस्ट, आप मुझे बताओ आपने अपने FIB की डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो कैसे बनाई थी? डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाई थी मतलब? हाँ, आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाई ना अपने हाँ FYP जी, की। हाँ अच्छा, जी। उसमें बताओ उसमें आपने क्या बनाया और उसके अंदर आपने जो लिखा था वो क्या लिखा था, कि आप क्या मॉडल यूज कर रहे हो? आपने चैप्टर्स बनाए होंगे, एक डिजाइन का चैप्टर यस, बनाया होगा, यस। ठीक है? तो उसमें एक्सप्लेन करो कि आपने क्या किया था, सब कुछ एक्सप्लेन करो। फिर हम उसको देखते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स जो है वो लिस्ट डाउन की थी, सारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी, और फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमने लिस्ट डाउन की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनकी जो लो लेवल डिज़ाइन था वो सारा बनाया था, उसकी डायग्राम्स थी। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने यूज केस डायग्राम्स बनाई थी, फिर यूज केस डिस्क्रिप्शन बनाए थे, देन वी मूव्ड ऑन टू डोमेन मॉडल एंड देन क्लास डायग्राम, फिर उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम, फिर सॉरी सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम एंड देन सीक्वेंस डायग्राम, then ERD and domain ERD. वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड आंसर। बाकी लोग मुझे बताएं कि सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम में और यूज केस मॉडल में क्या डिफरेंस होता है? जी, क्या डिफरेंसेस है उसमें? किस डायग्राम में मुझे बता रहे थे ना, हमारे आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। आई थिंक some issue use with case your diagram में now can you hear me? yeah, can you? Okay, in use case diagram we're actually telling about how our users are interacting with the different components of the system. For example, if you're ordering food and if you're preparing food and taking away the food, these are different components of one system, and how your user and which of the following users are interacting with which components, that's what we discussed in use case diagram. And in sequence diagram we're actually talking about the flow of our components. I mean, what would be happen at first and what would be happen at the second stage. Example, you order food and then the preparation of the food will begin, and so. Okay, guys, what's your understanding on it? सर इसमें ये यूज़ केस डायग्राम जो है वो एक यूज़र्स के जो फीचर्स होते हैं, एक कोई भी एक वर्क वो कर रहा है जो भी यूज़र, वो बेसिकली उसमें यूज़र्स के सारे जो वर्क है वो आ रहा होता है,
और एक उस वर्क या एक उस यूज़ केस को जो प्रोग्राम में हम डिवीजन करते हैं कि वो कहाँ कहाँ से जाएगा, उसको हम सीक्वेंस डायग्राम में शो करते हैं, क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम में ऊपर क्लासेस आती हैं और लेफ्ट पे फंक्शन का फ्लो चल रहा होता है, वो कितनी टाइम लगाएगा और ये सब चीज़ें उसमें आ रही होती हैं। चले अभी हम जब अप करते हैं इसमें और हम ये जो सारी बातें हैं उसको देखते हैं कि ये यहाँ पर अप्लाई कैसे होती है। इंट्रोडक्शंस हमारे हो गए हैं, अभी मैं आपको जाइल का ओवरव्यू देता हूँ और देन हम वी लेट टू स्क्रम। अच्छा ये पिक्चर देखो, ये आपको ओवरऑल की क्या कहती है कि एजिलिटी है। नाउ वी कैन सी दिस जेमिनिस्ट कि उसमें इतनी एजिलिटी है कि शी कैन मूव एंड शी इज फ्लेक्सिबल। सो द मेन purpose of this picture is to tell that it is going to be a flexible approach. अब ट्रेडिशनल वाटरफॉल जिस तरह हमने किया और अभी लीना ने भी बताया कि फर्स्ट उन्होंने क्या किया कि रिक्वायरमेंट गैदर की, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके उसमें से यूज केस बनाए, यूज केस बनाने के बाद हाई लेवल डिजाइन बना, लो लेवल डिजाइन बना, डेटाबेस डायग्राम बनी, ठीक है। जब फिर डेवलपमेंट में गए तो आपने क्लासेस को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, टेबल्स बनाए, एंड में टेस्टिंग की और अल्टीमेटली डिप्लॉय कर दी। डिप्लॉयमेंट आप लोगों ने जिक्र की तो आपने क्या किया कि आपने जाके अपने सुपरवाइजर को जो है वो दिखा दिया कि हमने कर लिया। सो इट्स अ लीनियर प्रोसेस फॉर FYP इज सफिशिएंट। क्यों सफिशिएंट है? क्योंकि FYP में आपका स्कोप जो है वो लॉक्ड है। आपको एक दफा बताया, आपने कहा यही करना है, अपार्ट फ्रॉम लिटिल बिट चेंजेस व्हेन डिस्कसिंग विद योर सुपरवाइजर, एक आध रिक्वायरमेंट ऊपर हो गई, बट देयर विल बी नो मेजर चेंज एंड दैट्स व्हाट द स्पिरिट ऑफ FYP. But let's suppose that we have some kind of a issue जहां पे रिक्वायरमेंट जो है वो हमें उसका आइडिया नहीं है, हम वीएन जो है हमारा रिस्ट्रिक्टेड है टू सर्टेन अमाउंट, या हमारा जो यूजर है उसको सिर्फ हाई लेवल चीजें पता है। अब मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हम एक एग्जांपल जो है उसको देखते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं कि व्हाट दैट एग्जांपल टेल्स अस इन पार्ट। कि हम जब एजाइल में बात करते हैं तो व्हाट इट एक्चुअली has to do with ये मैं आपको एक रियल चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम इसको और डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई वो इतनी हाई लेवल की थी कि जिसमें हमें पता है कि कार लिस्टिंग्स बनानी है, कार ऑप्शन बनानी है, कार इन्वेंट्री बनानी है, बिजनेस स्कूल बनाना है, रेपुटेशन बनानी है, चैटबॉट बनाना है, डील ट्रांजैक्शंस करनी है, पाइपलाइंस बनानी है। लेकिन हमें अभी तक एग्जैक्टली ये नहीं पता कि इसके अंदर किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, किस तरह की स्क्रीन्स होंगी, किस तरह के इंटरेक्शंस बनेंगे, और जब हम ये काम शुरू करेंगे तो ये किस तरह से होगा। सो यहाँ पर हमारे पास फिर जो हमारा क्लाइंट है वो जब सिस्टम को देखेगा तो हो सकता है कि ही वुड से कि अच्छा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उसको चेंज करना है। अब आपका जो ट्रेडिशनल आपने लिखा, आपने जब क्लासेस लिखी तो ऑल दो वो इंडिपेंडेंट पैकेजेस में होंगी, लेकिन वो कोड जो है वो एक सीक्वेंस के साथ चल रहा है, उसमें डिवीजन नहीं है, उसके कंपोनेंट्स में डिवीजन उस तरह से नहीं है, वो इंडिपेंडेंस उसमें नहीं है। तो हमने एक ऐसी अप्रोच पिकअप करनी है, अभी आपको मैं डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपने एक ऐसी अप्रोच पिकअप करनी है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स, बदलती हुई रिक्वायरमेंट्स को हैंडल कर सके। वो आपका सिस्टम का जो डिजाइन है वो भी ऐसा हो कि आप एक रिक्वायरमेंट डालें और वो रिक्वायरमेंट जो है वो पूरे सिस्टम में रिफ्लेक्ट करके उसको खराब कर दे, ऐसा भी ना हो। और उसमें इतनी कैपेसिटी ये हो कि जब भी नया चेंज आया सर तो हमें एक क्वेश्चन है। जी 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 शो सर वो आप जो कह रहे हैं कि कोई चीज डाल दें, मतलब इज इन सेंस किस रिक्वायरमेंट में आप कह रहे हैं कि वो चीज उसमें डाल दें और चेंजिंग आ जाए? देखो अभी एक बिजनेस स्कूल है, ठीक है। अब बिजनेस स्कूल के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मटेरियल होगा, वीडियोस होंगी,
ठीक है। अब ये बिजनेस स्कूल जो है आइसोलेशन में वर्क नहीं करेगा, इसको तो यूजर आके यूज करेगा। इसके अंदर जी जो है मटेरियल्स होंगे। अब लेट्स सपोज करो कि कल वो ये कहता है कि आपका जो बिजनेस स्कूल है वो मैं एक एलएमएस के साथ अटैच करना चाहता हूँ, तो डेटा की बाय डायरेक्शन शुरू हो जाएगी। अब अगर आपने अपने सिस्टम को डिजाइन इस तरीके से किया हुआ है कि वो डेटाबेस से डायरेक्ट डेटा खींचता है, तो इसका क्या मतलब है कि अब आपने अगर उसमें एपीआई इंटीग्रेट करनी है तो आप जाके उस कनेक्शन में चेंज करेंगे। तो ये चेंज जो है, जब आप चेंज करना शुरू करेंगे नीचे से, तो इसका मतलब है कि जितनी क्लासेस, ये जितने सिस्टम के कंपोनेंट्स उस टेबल पे डिपेंड कर रहे होंगे, वो भी चेंज करने पड़ेंगे आपको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं पीएचपी में आप में से और आप में से पाइथन में किसने काम किया है? हेलो जी, आप लोग पाइथन में भी पीएचपी में आपने काम किया है। एमवीसी में कोई किसी बंदे ने काम किया आपने से? मॉडल व्यू कंट्रोलर्स में थोड़ा सा किया हुआ है, कुछ आइडिया है जी। आप में से गर्ल्स फ्रॉम योर साइड जिसने मॉडल व्यू कंट्रोलर में काम किया हो? यस जी। उसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर में हम क्या करते हैं, मॉडल्स को अलग रखते हैं, कंट्रोलर है और व्यूज है। अब उसमें मुझे ये बताएं कि स्पेशली जब टेम्पलेटिंग यूज करते हैं, व्यू के अंदर का अगर डेटा चेंज करना पड़ता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? सॉरी, क्या आपका क्वेश्चन है? अगर आपको डेटा चेंज कर, लेट्स सपोज करें एक फॉर्म है जो लिस्टिंग्स भी दे रहा है और कर रहा है, अब आपको उसमें एक नई चीज ऐड करनी पड़ेगी है, जो पीछे से डेटा आ रहा था उसका फॉर्मेट चेंज हो गया, तो क्या होगा? जो डाटा आया तो आपको कंट्रोलर के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। कंट्रोलर में भी चेंज करना पड़ेगा, वो जहां जहां से डेटा आ रहा है वह हर जगह से उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, डेवलपमेंट एफर्ट भी बढ़ जाएगी, और उसके बाद आपकी पैचिंग शुरू हो जाएगी। आपने जो डिजाइन सोचा, जो आपने ड्यूरेशन सोची हुई थी, या आपने जो डिजाइन सोचा था, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पीछे से डेटा का सोर्स चेंज हो गया है। इसका मतलब है कि जब हमने प्लान किया सॉफ्टवेयर, अपनी एप्लीकेशन प्लान की, तो उस टाइम हमें ये चीज जहन में रखनी है कि हो सकता है कि कल को डेटा सोर्स जो है वो चेंज हो जाए, और हमने वो जो जहां से वो डेटा आ रहा है, हम वहां पर अपनी एक लेयर इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि बाकी का सिस्टम जो है उस सारे चेंज से इम्यून रहे। ठीक है, सो ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे, अगर अभी आप काम में वाटरफॉल में करते तो क्या होता कि आपका डिजाइन आपने एक दफा बना लिया, मैं आपको इसमें एक और सिंपल एग्जांपल, हम बात करते हैं ईआरडी की। आपने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ईआरडी की पढ़ी हुई है। अब एक टेबल नीचे है जो कि पहले यूजर्स का था। उसके बाद अब हमने क्या किया कि हमने कहा कि अब हम जो है यूजर के एट्रीब्यूट चेंज करते हैं। अब होगा क्या, जब यूजर के एट्रीब्यूट चेंज करेंगे तो आपको नए कॉलम्स ही ऐड करने पड़ेंगे, और जब आप कॉलम्स, लेट्स सपोज करें आपने प्रोफाइल और यूजर एक ही टेबल में रखा हुआ है। अब अगर आपने प्रोफाइल में कल को चेंजेस करनी है तो उसका मतलब है क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि खाली कॉलम्स आने शुरू हो जाएंगे वहां पर। ठीक है, अब खाली कॉलम्स आने शुरू हो जाएंगे, पहले तो आपको वो पीस ऑफ कोड जाके चेंज करना पड़ेगा जो पहले कुछ आपके एट्रीब्यूट्स को रीड करता था। अच्छा, वो सारों को रीड करना शुरू कर देगा तो क्या होगा कि आधे लोगों की प्रोफाइल में चीजें आ रही होंगी और आधे लोगों की चीजें प्रोफाइल में आ ही नहीं रही होंगी। लेकिन अगर इन द इनिशियल प्लान आपने यूजर को अलग किया होता और प्रोफाइल को अलग किया होता, और आपका कोड जो है अब वो सिर्फ उसी के प्रोफाइल पिक करे जिसकी प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है, तो क्या होगा, अब आपने चेंज को मैनेज कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये चीजें बता रहा हूँ कि आप जो है ये हम सारा ये जो पूरी की पूरी मेथोडोलॉजी है लेके चलते क्यों। कमिंग बैक टू अ प्रेजेंटेशन, तो ये हमने बताया कि क्विकली बताया कि हम वाटरफॉल को एग्जैक्टली क्यों नहीं यूज कर रहे। ओके,
अब जब हमने ये बात की, हमने कहा कि एजाइल जो है ना वो एक माइंडसेट है, और कोई भी थ्योरी, कोई भी चीज जब आपके सामने आती है तो फर्स्ट चीज आप क्या करते हैं कि आप उसके लिए कोई एक बेसलाइन करते हैं। इसको हम टीओआरस भी कहते हैं। लेट्स के आपने जब आपकी यूनिवर्सिटी शुरू होती है तो उसके भी टीओआरस होते हैं कि क्या होगा कि वहाँ पे अपनी क्लासेस होंगी, आपको जब आप क्लासेस खत्म कर लेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। इसी तरह एक मैनिफेस्टो बनाया गया। इकरा ये अभी खत्म हो जाएगी तो आप उसको दोबारा मत शेयर कर दीजिएगा मीटिंग यूआरएल। ये श्योर मैं शेयर कर दूंगी। काम करते हैं अभी हम इसको एंड कर देते हैं, ठीक है? मैं न्यू इसको एंड कर दें और आप दोबारा मैं शेयर दोबारा शेयर करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी।